नमस्ते। मेरे साथ हम लोग कुछ दिनों बाद आज बातचीत कर रहे हैं। आप से हम लोग खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। मेरा मन तो कई बार रहता है कि अबे भाई साहब से मैं और भी बात कर लूं, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अबे दुबे साहब, अभी ये उत्तर प्रदेश कैबिनेट का विस्तार हुआ। जितिन प्रसाद जी को कैबिनेट मंत्री ब्राह्मण समाज से आते हैं, और जो नॉन ब्राह्मण हैं, 3 ओबीसी, 2 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब को राज्य मंत्री। यहाँ पे भी छुआछूत हो गई। ऊपर की गद्दी दे दी गई ब्राह्मण को और नीचे की वो। तो क्या अपना स्थान दिखा दिया गया कि भाई ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा और क्या रहेगा? क्योंकि इस विस्तार का क्या मतलब था? अगर मुझसे समीक्षा करने के लिए आप कह रहे हैं तो मैं इसमें इस पहलू की तरफ ध्यान देना चाहूंगा कि जिन लोगों को शामिल किया गया है वे लोग योगी आदित्यनाथ की सिफारिशों के मुताबिक शामिल किए गए हैं या योगी आदित्यनाथ से बिना पूछे हुए और बिना उनकी मर्जी के शामिल किए गए हैं। आखिरकार इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसकी चली है? क्या योगी आदित्यनाथ की चली है या सुनील बंसल की चली है? किसकी चली है? जहां तक मेरी जानकारी है, और मेरे ख्याल से आपको भी इस बात की जानकारियां होंगी, हो सकता है आप मेरी बात की तस्दीक करें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो संशोधित कीजिए उसे। मुझे लगता है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में योगी आदित्यनाथ की नहीं चली, उनसे नहीं पूछा गया है। और सुनील बंसल जैसे लोग जो दरअसल आला कमान के कहने पर उनकी सरकार लगातार चलाते रहे हैं, पूरा अधिकारी तंत्र को, ब्यूरोक्रेसी को उन्हीं के जरिए योगी आदित्यनाथ ये सरकार ब्यूरोक्रेसी उन्हीं के कहने पर काम करती रही है। मेरे ख्याल से वो भी शायद इसमें ज्यादा नहीं कुछ चला पाए हैं। वहां धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया है वहां पर। जब से धर्मेंद्र प्रधान वहां गए हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जातियों का वो समीकरण दोबारा स्थापित हो सके जो कि 2017 में था या 2014 में था या 2019 में भी वो प्रभावी था। उस समीकरण को दोबारा वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जाते ही सबसे पहला काम जो उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए किया वो ये किया कि संजय निषाद के साथ उन्होंने गठजोड़ कर लिया। संजय निषाद इसी मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे थे, और आप देखिए इसमें संजय निषाद के लोगों को शामिल नहीं किया गया है इस मंत्रिमंडल में। इसमें राजभर के लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है इस मंत्रिमंडल में। तो हम लोगों को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए दरअसल क्या पेशबंदी वो करना चाहती है। मैं समझता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में पूरी तरह इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव की बागडोर है, और जिस जिस तरीके से वो मोहरे चलेंगे उसी तरीके से भाजपा की रणनीति अब आगे चलेगी। ये मंत्रिमंडल विस्तार ये बताता है। हाँ, लेकिन वैसे एक चीज मैं इसलिए स्पष्ट करूं कि मैं आपकी बात से 90% अग्री करता हूं, लेकिन जहां तक रही योगी जी की बात, योगी जी का अपना कोई एमएलए नहीं। उनकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस जो मैं बार बार कहता हूं वो यही है कि उनका अपना कोई है नहीं। वो किसको बनवाते हैं? नहीं आनंद जी, योगी जी तो इस विस्तार को चाहते ही नहीं थे जी। वो उसको टालते रहे। कोई विस्तार करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई लिफ्ट मन न दी जाए। हमने यूपी शाइनिंग कैंपेन चला रखी है बस। और जो उनका वो राजपूतों और पिछड़े वर्गों का एक गठजोड़ बनाकर वो चुनाव जीत लेना चाहते थे। आप बीजेपी का परंपरागत रूप से समर्थन कर रहे ब्राह्मणों के जो मझोले स्तर के नेता हैं, आप उनसे चर्चा कीजिए। मैंने कुछ चर्चाएं की हैं, मुझे यकीन है आपने भी चर्चाएं की होंगी। वो लोग ये मानते हैं कि योगी जी का दिमाग में फार्मूला ये है कि अगर हम गैर यादव पिछड़ों को और गैर जाटव दलितों को राजपूतों के साथ में मिला सकते हैं तो बाकी लोग नरेंद्र मोदी के प्रभाव में और भारतीय जनता पार्टी का जो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व लंबे अरसे से रहा है, बाकी ऊंची जातियां सब हमें वोट दे देंगी, तो हम फिर दोबारा चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, लेकिन योगी जी की एक चली है क्योंकि वो वीटो पावर है। AK शर्मा जी बेचारे, मुझे बार बार दुख होता है, इसलिए दुख होता है कि एक भला आदमी अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, उसकी नौकरी छोड़, उनको नहीं आने दिया। उन्होंने मोदी जी की वो बात नहीं मानी। अब मुझे लगता है कि शायद आला कमान ने भी बाद में ये सोचा होगा कि AK की जो अरविंद शर्मा की जो बिरादरी है, उनको मंत्री बनाने से कोई ब्राह्मण ज्यादा प्रभावित होने वाले थे नहीं। वो तो भूमिहार, देखिए वो भूमिहार है। तो मुझे लगता है कि भूमिहार बिरादरी पहले से ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। वो अरविंद शर्मा को बनाने या बनाए जाने से उसकी कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। योगी जी ने जब अरविंद शर्मा को वहां भेजा था तो उनका इरादा ये था, जिसको मोदी जी ने जब अरविंद शर्मा को वहां भेजा था उसका इरादा ये था कि जो उत्तर प्रदेश में
सुशासन देने के मामले में जो गड़बड़ियां हो रही थी, तो वो जब एक ऐसा तजुर्बेकार आईएएस अफसर जब मंत्री बन जाएगा, तो शायद वो ज्यादा अच्छे तरीके से पूरे चीजों को रेगुलेट कर पाएगा, विनियमित कर पाएगा। इस बात का गलत मतलब निकाला योगी आदित्यनाथ ने, या उनके सलाहकारों ने उन्हें इस बात को गलत समझाया। मुझे नहीं लगता है कि वो अरविंद शर्मा के जरिए योगी आदित्यनाथ के अधिकारों में कोई कटौती करना चाहते थे। नरेंद्र मोदी की इसमें दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये दोनों के बीच में जो गलतफहमी पैदा हुई, इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि बाद में जरूर आला कमान सोचने लगा कि योगी आदित्यनाथ को रखा जाए या न रखा जाए। उससे पहले वो इस तरह से नहीं सोचता था। तो योगी आदित्यनाथ ने उसका गलत मतलब निकाला। अगर वो अरविंद शर्मा को मंत्रिमंडल में अपने शामिल कर लेते, तो मैं समझता हूं उससे योगी आदित्यनाथ की स्थिति मजबूत होती और उनको और लाभ होता उल्टा। नहीं, और सही बात है, लेकिन शुरू क्या हुआ कि वो मीडिया का भी उसमें एक रोल था कि उनके पर काटने के लिए, टू क्लिप हिज विंग्स, इस तरह की एक माहौल बनाया गया। योगी जी ने इसमें यकीन क्यों किया? भाई राजनेता से उम्मीद की जाती है कि ये जो मीडिया तमाम घटाटोप रचता है वो उसके पार देख सके। मुझे भाई साहब इसमें एक चीज और बहुत स्पष्ट है, ये ज्यादा कान भरने वालों में वो नौकरशाह थे जिनके ऊपर ये कमान कसने वाली थी, और जो 4-5 हैं गिनती के, उन लोगों ने उनको ज्यादा समझाया कि साहब ये सब आप रखेंगे तो आपको कट टू साइज किया जाएगा इत्यादि। जरूर होगा ये बात, ये होगी बात। और ये जो अरविंद, मुझे लगता है कि एक तो नरेंद्र मोदी ने अरविंद शर्मा को जो भेजा, यानी आला कमान ने अरविंद शर्मा को जो भेजा, उसके पीछे उसकी आला कमान की भी अपनी बेचैनियां थी। आला कमान को लग रहा था कि भाई जो सामाजिक समीकरण हमने बना रखा था, वो सामाजिक समीकरण योगी जी की जो शासन करने की शैली है, और खासतौर से जो ठाकुरवाद वो चला रहे हैं, चाहे वो ठाकुरवाद जानबूझ के चलाया जा रहा हो या अपने आप चल रहा हो, ये भी होता है भाई। एक बिरादरी का जरूरी नहीं योगी जी खुद ठाकुरवाद जानबूझ के चला रहे हो, हैं। ये भी हो सकता है कि वो एक राजनीतिक, भारत में स्वाभाविक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया है कि जिस बिरादरी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है वो थोड़ा जोश में आ जाती है बिरादरी, और फिर कुछ इस तरह की घटनाएं घटित होने लगती हैं कि वो लगने लगता है कि यादववाद है, ये ब्राह्मणवाद है, ये ठाकुरवाद है, या ये जाटववाद है, इस तरह की चीजें सामने आने लगती हैं। फिर कुछ इस 2-3 घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें दूसरी बिरादरियां जो नाराज होती हैं, जैसे कि विकास दुबे एनकाउंटर था, उससे जो ब्राह्मणों में नाराजगी पैदा हुई, जो पहले से थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही थी, उन्होंने भी इस बात को जोर देकर कहना शुरू कर दिया कि भाई ये राजपूतवाद चल रहा है। तो फिर पूरा एक मीडिया का माहौल इस तरह का बन गया। ये सब चीजें देखकर ही उन्होंने अरविंद शर्मा को भेजा था, और ये एक रणनीतिक रूप से एक भूल हो गई, आला कमान से भी भूल हुई, और योगी आदित्यनाथ ने भी इसको गलत समझा, और कुल मिलाकर माहौल इससे बिगड़ गया। हाँ, मुझे स्पष्ट ये लगता है कि मैं इसको हम लोग का कि उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते तो शायद चीजें आसान हो जाती। कॉन्फिडेंस। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, ये जो जाति के वैज्ञानिक आजकल हो गए ना, हर पार्टी में जात वैज्ञानिक है। तो ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, पहले धर्म के वैज्ञानिक थे तो उन्होंने कहा था 80-20% वोट हमें चाहिए ही नहीं, मैं 80 में ही इतना अच्छा खेलूंगा कि मेरे पेपर ही 80 में मैं 60 नंबर ले आऊंगा, 80 में 80 करके को। अब लेकिन 2 जात को सेंटर में भी एक्सपेंशन हुआ, राज्य में भी हुआ, किसी जाट को और किसी यादव को इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, और एक तरह से ये मान लिया है कि ये जातियां मुझसे बाहर हैं, और मैं जैसे 20% को मैं नहीं मानता था, मैं इस परसेंटेज को भी नहीं मानूंगा, बाकी हिंदुओं की बात करूंगा। आपको क्या लगता है कि ये जाट और यादव को बिल्कुल इग्नोर करना से कहीं ना कहीं इनको काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, वो लोग कंसोलिडेट हो रहे हैं इनके अगेंस्ट? देखिए, इसमें नई बात केवल जाट की है, यादवों को तो वो पहले से ही बाहर किए हुए हैं। वो 3 जात के खिलाफ सब जाटव, यादव और मुसलमान के खिलाफ तो वो पिछले 3 चुनाव इनके खिलाफ गोलबंदी करके लड़ ही चुके हैं। तो यादवों को तो अभी वो अपने पहले भी दूर रखे रहे हैं और अभी भी अपने को दूर रहेंगे, क्योंकि यादवों की तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं भाजपा को आए हैं कि यादव एक समुदाय के रूप में भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है। यादव अभी भी अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है। पुराने समाजवादी आंदोलन की विरासत है, जिसकी वजह से सब चीजें वो उस तरीके से वो राजनीति यादवों की अलग से चल रही है। हालांकि अब समाजवाद वगैरह का ऐसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी एक विरासत तो रहती है और उसका प्रभाव भी रहता है। जहां तक जाटों का प्रश्न है, मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी कोई 1-8 महीने के अंदर एक कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। वो एक ऐसा निर्णय इससे हम और आप जैसे लोग पूरी तरह चौंक जाएंगे, और उसका निर्णय वो गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। और वो निर्णय खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख के लिया जाएगा।
जब अमरिंदर सिंह ने तय कर लिया कि वो कांग्रेस से बाहर रहेंगे, तो उसके बाद वो अमित शाह से मिले और उन्होंने किसानों के मुद्दे पर अमित शाह से बातचीत की। मुझे लगता है कि यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अचानक 1-1.5 महीने के अंदर ये निर्णय ले कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेती है और वो एमएसपी को, मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एक कानूनी जामा पहनाने के लिए तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया तो कुछ तो थोड़ी उसकी हेठी होगी कि भाई उस पराजित हो गई, उसने घुटने टेक दिए, किसान आंदोलन के दबाव में ये निर्णय लिया गया, ये सब बातें कहीं आएंगी। लेकिन इसका बड़ा राजनीतिक फायदा भाजपा को हो सकता है, क्योंकि फिर किसान आंदोलन की कोई वजह नहीं रह जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये मान नहीं रहे हैं मंचों पे, मेरी बहस हो चुकी है, लगातार यही कह रहे हैं कि नहीं, ये तीनों कृषि कानून किसी कीमत पर वापस नहीं ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद से एक पूरी बात कर लूं, उसके बाद से संभावना पैदा हुई है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर जाटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस निर्णय को बैक करने के लिए वो गन्ना किसानों के बकाये की दूसरी किश्त भी चुकाएगी और उसके समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया जाएगा, जो शायद प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सब करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो बिगड़ गया है भाजपा के समीकरण में, उसको ठीक करेगा। तो मुजफ्फरपुर की जो रैली हुई है, मुजफ्फरनगर की जो रैली हुई है, उस रैली में जाट, गुजर, अब गुजरों वाला मसला भी हो चुका है, देखिए मेहर भोज वाला मसला हो चुका है, उसमें योगी जी से गुजर बहुत नाराज हैं, वो गुजरों को राजपूतों का नेता बनाने में तुले हुए हैं योगी जी, गुजर बहुत नाराज है। तो गुजर, जाट और मुसलमान का जो समीकरण बना है, उससे भाजपा बहुत बुरी तरीके से चौंकी है। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सैनी वगैरह भाजपा के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन गुजर, जाट और जाटों का, मुसलमानों का समीकरण अगर इसी तरह कायम रहा तो भाजपा को बहुत जबरदस्त डेंट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगने वाला है, और उसके लिए जरूरी है कि किसान आंदोलन की ये मांगे माने। मैं इस पे आता, जो मेरी जितनी सूचना है उसके अनुसार ये तीनों कानून वापस लेने का अमित शाह और मोदी जी मन बना चुके हैं। उसमें शायद ऐसा कहा जा रहा है कि एक कानून को वो कहेंगे कि 10 साल के लिए या कुछ एक टाइम करके उसको वो करेंगे, मतलब ये अभी लागू नहीं होगा। एक को वापस करेंगे और एक को पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी या कुछ। लेकिन इनका पास्ट रिकॉर्ड ये कहता है कि ये इज्जत से अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। आज मोदी जी बहुत बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहते, अगर वो कहते कि मैंने नोटबंदी की, मेरे मन में था कि भाई ये काला धन निकले, नहीं आया, अब किसी और ढंग से, वो आज भी जस्टिफाई करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को वो बिल्कुल इससे क्या क्या अच्छाइयां हुई, तो इन लोगों की शायद जो घुट्टी है उसमें ये है ही नहीं कि मुझसे गलती हो सकती है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि वो चौंकाने वाला निर्णय हो सकता है, लेकिन इनमें वो ग्रेस ही नहीं है ये कहने का। इंदिरा गांधी में वो ग्रेस था 1980 में, हम सब लोग उनके क्रिटिक हैं, लोग जेल गए हैं, लेकिन 1980 में 1977 में इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझसे गलती हुई। देखिए इसमें आपकी बात से असहमत नहीं हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो गरिमा इनके पास है नहीं है कि ये पीछे हटके अपनी गलती स्वीकार कर लें और उसका फिर राजनीतिक लाभ भी उठाएं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गलती स्वीकार की, हर मीटिंग में कहा कि मैंने गलती की सरकार छोड़कर, और उसका अरविंद केजरीवाल को कितना जबरदस्त लाभ हुआ हम लोग इस बात को जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा राजनीतिक रूप से एक लाभान्वित करने वाले कदम भी होता है। मुझे क्या लगता है कि कितने भी ये लोग ग्रेसलेस हों और कितने भी जिद्दी हों, कितने भी अड़ियल हों, लेकिन नेता उस वक्त चौंक जाता है जब उसे अपने वोट कम होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, तो नेता के लिए सबसे बड़ा धक्का यह है, वो अडानी और अंबानी का समर्थन खो सकता है लेकिन वोटों का समर्थन नहीं खो सकता, क्योंकि उसके बिना तो उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी, नेता ही खत्म हो जाएगा। नेता का अस्तित्व तो वोटों पर टिका है। तो किसान आंदोलन के कारण पहली बार इन लोगों को लग रहा है कि भाई हमारे वोट जो है वो भाग रहे हैं, हाँ वो भाग रहे हैं हमारे पास छोड़ के, और हमने जो हमारा जिताऊ समीकरण है जिससे हम उत्तर प्रदेश पर अपना वर्चस्व कायम रखते थे और उसके जरिए हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करते थे। देखिए अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा हार गई तो भगदड़ मच जाएगी भाजपा के अंदर, और बड़े सवाल इनसे पूछे। पश्चिम बंगाल के बाद फिर दोबारा चुनाव जो हारा जाएगा उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल में तो आप इस तर्क के पीछे छुप गए कि भाई हमारे 70 सीटें हमारी आ गई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में हारने के बाद तो कोई तर्क आपके पास नहीं बचेगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी कीमत पर ये हारना नहीं चाहते हैं। अगर इनकी 40-50 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम होती हैं किसान आंदोलन के कारण, तो फिर देखिए एक नए तरह की स्नो बॉलिंग शुरू होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसका प्रभाव कहीं तक जा सकता है। इसलिए वो ये खतरा नहीं उठा सकते
इसलिए आपने जो बताया है ना, किस क्या वो एक फार्मूला बना रहे होंगे हैं कि किसी चीज को वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को दे दें, किसी को 10 साल के लिए मुलतवी कर दें, ताकि वो ऊपर से ना दिखे कि उन्होंने मांगे पूरी तरीके से उसी तरीके से मांगी है जिस तरह किसान उन मांगों को पेश कर रहे थे, लेकिन साथ में वो किसान आंदोलन का पूरा तर्क भी समाप्त कर दें। तो इस प्रकार का हथकंडा गढ़ने में ये लोग इस वक्त लगे होंगे। जी जी, मैं एक चीज और करूंगा। वैसे ये अभी कल परसों शिवपाल जी फिर मिले हैं ओवैसी साहब से, राजभर जी से, और इन लोग एक अपना एक अलग कुछ खिचड़ी पक रही है। अब ये शिवपाल जी, राजभर जी, ओवैसी साहब, इन सब की एकता अगर होती तो उसका चरित्र क्या होगा? किसका नुकसान किसका फायदा आपको लगता है? कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लें कि इन लोग एक जगह हो जाते हैं और देखिए, अगर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में चले जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं, तब तो वो कुछ भाजपा की संभावनाओं पर विपरीत असर डाल पाएंगे। ये ओवैसी और शिवपाल के साथ मिलकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश एक बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद भी वो टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जीतेंगे हारेंगे हमें नहीं पता है, लेकिन वो नंबर 1 के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं इस वक्त। हालांकि भाजपा से काफी पीछे हैं वो, लेकिन नंबर 1 के प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर उनके साथ जुड़ते हैं तो कुछ उनकी भी राजनीति बची रहेगी, उनको कुछ लाभ होगा, कुछ वो सीटें वगैरह भी जीत सकते हैं और भाजपा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये ओवैसी, मेरा तो मानना ये है ओवैसी के उम्मीदवारों की सब जगह जमानत जब्त हो जाएगी। शिवपाल वगैरह को भी कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इस वक्त अगर किसी को चाहिए कि वो अपनी राजनीति को अपनी गोटी लाल करना चाहता है तो उसको अखिलेश के साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी के साथ एक दिक्कत क्या है कि वो मीडिया वाले उनको बिल्कुल, उन्होंने 2-3 दिन पहले काफी लोगों को जोड़ा है, मतलब काफी लोग जुड़े हैं, छोटे छोटे स्तर के नेता, मतलब जिले लेवल के, लेकिन मीडिया कवर नहीं कर रही है। मीडिया का अपना एजेंडा है, खैर ठीक है। एक चीज मैं सब और समझना चाहूंगा, एक बीएसपी आजकल एक नया कैंपेन चला रही है और उसको ठीक से लोगों में कह रही है। बीएसपी का कहना यह है कि 2007 के इलेक्शन में हमने बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा हमें वोट मिले थे, करीब 22.5%, 22.23। बीएसपी कहती है कि हमारा वोट बैंक, जो दलित वोट बैंक है, वो इंटैक्ट है, वो हिला नहीं है। बीएसपी ये आर्ग्यू करती है कि अगर ये मुस्लिम हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हम एक 35% की फिगर के ऊपर पहुंच रहे हैं, जो जहां पे हम बीजेपी को हराने का दम रखते हैं। इस तरह की बात बीएसपी के लोग अब परस्यू करना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कुछ कर लीजिए, ये तो सपा के साथ कैसे होगा? आपको क्या लगता है कि बीएसपी कभी वायबल ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अभी तो अखिलेश है बिल्कुल क्लीन सेकंड है इस समय, इसमें कोई सोचना नहीं, क्या बीएसपी भी ऑल्टरनेटिव हो सकती है? भाई प्रश्न इस बात का है कि बीएसपी कोई पार्टी अगर कोई दलील देती है और आंकड़े पेश करती है, उसके आधार पर तो मतदाता उसके साथ नहीं जुड़ते जी। भाई प्रश्न ये है कि मुसलमानों के वोट लेने के मामले में बीएसपी का पिछला रिकॉर्ड क्या है। अगर बीएसपी चाहती है कि 60-70% मुसलमान उसको वोट करें और समाजवादी पार्टी और उसके बीच में एक बड़ा बंटवारा मुसलमान वोटों को ना हो, बीएसपी की तरफ पलड़ा झुके रहे, तो बीएसपी को अपने पुराने रिकॉर्ड पर गौर करना चाहिए। बीएसपी हमेशा मुसलमानों को कितने टिकट देती है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका, किस निर्वाचन क्षेत्र में उनका आदमी भाजपा को हरा सकता है, उसके आधार पर मुसलमानों के वोट बीएसपी को मिलते हैं। जी जी। जबकि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमानों का संबंध भिन्न तरह का। समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान इस आधार पर ही केवल वोट नहीं देते, वो समाजवादी पार्टी के गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी वोट करना पसंद करते हैं, जबकि बसपा के केवल मुसलमान उम्मीदवारों को ही वोट करने के बारे में सोचते हैं। तो इन दोनों बातों में फर्क है। मायावती जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कांशीराम ने छोड़ दिया था 1993 में उनको, कि आप देखिए वो खुद सारे देश का दौरा करने चले गए थे, उसके बाद मायावती का पहला झगड़ा जिससे हुआ था वो मुलायम सिंह मंत्रिमंडल में जो मुसलमान मंत्री था बीएसपी का, उसके साथ हुआ था। मैं उनका नाम हमेशा भूल जाता हूं, आपको याद होगा उनका नाम है, उनके साथ उनका झगड़ा हुआ था। और उसी के बाद से लगातार मायावती के मुसलमानों के साथ में, मुसलमान वोटों के साथ संबंध हमेशा लेन देन के रहे हैं, आत्मीय संबंध नहीं रहे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान लोग उनको वोट देंगे। नहीं, अक्सर में मुसलमान विश्वास नहीं करता, उसको लगता है कि मैं वोट दे दूंगा और ये बीजेपी के साथ चली जाएंगे। उसको बेसिकली जा भी चुकी हैं। हाँ, उसको डर ये लगता है, उसको बेसिकली डर ये लगता है। मैं एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात इसलिए कह लूं कि वो इंपॉर्टेंट है। पुलिस स्टेट, हम तो किताबों में पढ़े थे कि पुलिस स्टेट वो होती है जहां पे पुलिस का राज चलता है, जहां डंडे का राज चलता है, जहां पुलिस से लोग डरते हैं।
लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं और सब बिल्कुल वो है। अब गोरखपुर में जो गृह जिला है मुख्यमंत्री का, वहां पे वो कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या हो जाती है। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से जो वैसे वो लोग कह रहे हैं कि अरे वो पिया हुआ था। अरे भाई, पिए तो दुनिया में, हिंदुस्तान में आधे लोग पिए रहते हैं शाम को, तो पिया हुआ तो कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप किसी को डंडे से पीट के मार दीजिए। मुझे वहां ज्यादा जो जो समझ आता है वो एक जगत नारायण सिंह, एक एसआई था जो एसओ का चार्ज मिला हुआ था, राजपूत है, ये इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, कानपुर में पहले पोस्टेड भी रहे हैं, और अगर गोरखपुर के किसी थाने में है तो इनके विश्वसनीय नहीं तो इनके मतलब विश्वास के तो होंगे ही, मतलब बिना योगी जी के उसके नहीं होगा। डीएम जो है वो योगी जी के कारण से है। आपने अगर वीडियो देखा हो तो डीएम कह रहा है उस महिला से जिसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है कि नहीं एफआईआर मत करो। मुझे लगता है कि इसमें सब लोग चुप है, मीडिया चुप है, नेता चुप है। सबसे पहले तो उस डीएम को टर्मिनेट करना चाहिए भाई, वो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, अगेंस्ट दी इंसानियत बात कर रहा है, उस पर सारे लोग साइलेंट हैं। देखिए, ये जो मनीष गुप्ता वाली घटना हुई है, ये इस घटना ने योगी जी ने अपने आप को डैमेज करने का ये दूसरा कदम उठाया है। पहला कदम उन्होंने महेर भोज वाले मसले को उठाया। इसमें मैं फिर कहूंगा कि अखिलेश जी ने इस मसले पे प्रतिक्रिया करने में बहुत देर कर दी। इस पे उन्हें तुरंत प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। वो बहुत देर में उनको बहुत देर में चेते कि भाई इसके ऊपर कुछ किया जाए, इस राजनीति में गुजरों को अपनी ओर खींचा जा सकता है। और इस मसले के ऊपर उन्होंने जल्दी प्रतिक्रिया की, ये बात सही है। मनीष गुप्ता वाले मसले पर देखिए, जो वैश्य बिरादरी है वो मुलायम सिंह जी के प्रति हमदर्द रही है हमेशा। जब मुलायम सिंह जी ने चुंगी खत्म कर दी थी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से वैश्य बिरादरी मानती है कि ये व्यक्ति जो है वो हमारे लिए कुछ कर सकता है। अगर इस मसले को भी ठीक से अखिलेश जी आगे बढ़ाएं तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट जनाधार है, जो स्थायी जनाधार है वैश्य बिरादरी, उसके अंदर एक डेंट लग सकता है। अब ये कैसे इस राजनीति को खेलते हैं इसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, क्योंकि वैसे इसको एज अ राजनेता मुझे दुख होता है कि उत्तर प्रदेश का कोई नेता उस डीएम को टर्मिनेशन की बात नहीं कर रहा है। वो जो होता है कि 6 लोग सस्पेंड कर दिएगा, लोग चैन से हो नहीं। वो देखिए, मीडिया की हालत तो बहुत खराब है। मीडिया तो कोई ढंग की डिमांड करता नहीं। मीडिया दरअसल पूरी तरीके से सत्ता परस्त है। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इस बात को मैं अभी बहुत दिन तक कहूंगा। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। अभी तक वो 32,000 वोटों से आगे हो चुकी हैं। अभी इस वक्त तक 32,000 वोटों से आगे चल रही है इस वक्त। अभी 3 दिन पहले मेरे पास अमर उजाला के एक संवाददाता का फोन आया कि मुझे आपका फोन नंबर वहां से मिला है, मैं पश्चिम बंगाल चुनाव पे आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। हमने की बताइए। बोले, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई तो उनके कैरियर का क्या होगा। तो मैंने उनसे कहा कि चुनाव देश में कोई भी हार सकता है। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, चरण सिंह अपना चुनाव हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार अपना चुनाव हारे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह अपना चुनाव हार गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए। तो चुनाव तो कोई भी हार सकता है। लेकिन आप ही बताइए कि ये जो परिकल्पनात्मक प्रश्न है, ये आपके दिमाग में कैसे आया? क्या आप यही परिकल्पनात्मक प्रश्न नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं उनके बारे में पूछना पसंद करेंगी कि अगर वो बनारस से चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक कैरियर क्या होगा? क्या आपका संपादक कभी आपसे कहेंगे कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में दूसरे लोगों से ये सवाल पूछिए? जी जी। हाँ, तो वो नाराज हो गई और उन्होंने फोन बंद कर दिया है। वो तो अलग बात है। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया कर क्या रहा है? मीडिया विपक्ष के पीछे जो है डंडा लेके पड़ा हुआ है। अब वो ममता बनर्जी का कैरियर क्या होगा इसके बारे में सवाल पूछ रहा है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे विपक्ष के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ उसके बारे में कहना है। और वो वही सारी कसौटियां वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लागू नहीं करता। तो ये स्थिति है बनी हुई है, इसलिए मीडिया से हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नहीं भाई साहब, मैं जब आप मीडिया की बात कर रहे हैं तो मैं 1 मिनट में अपनी बात फिर से मीडिया के बारे में कहूं। भाई, ये सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं और आजकल उसका खूब प्रेशर है कि आपके ऊपर कोई नियंत्रण होना चाहिए। मैं 2 सिर्फ उदाहरण दूंगा। अंजना ओम कश्यप जी जिस तरह से स्नेह दुबे के ऑफिस में घुस जाती हैं और जो एक भद्र महिला की तरह वो हाथ जोड़ के उनको मुंह से गेट आउट नहीं बोलती हैं, लेकिन जिसका पूरा मंतव्य होता है कि आप मेरे कमरे से बाहर निकलिए, और बाहर निकाल भी देती हैं। दूसरा, अभी अगर 2 दिन पहले आपने सुना हो, नाविका कुमार जी जो मतलब एक टाइम्स नाउ की हेड हैं और वो ब्लडी कर रही हैं, और उसके बाद व्यक्तिगत माफी वो जो भी मांगे, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी वो जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग और क्या क्या है, वही एक नोटिस नहीं इशू करता है इन लोगों के ऊपर कि आप ये कर क्या रहे हो।
मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मीडिया के जो जो सो कॉल्ड वॉच डॉग्स हैं उन लोग भी तो चुप हैं। नहीं, मीडिया में सभी लोग, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जिसको आप सो कॉल्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल रहे हैं वो निष्प्रभावी है मुख्य तौर पर। जी जी। उसने कभी भी मीडिया, सवाल यह है कि कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो उसको देखना चाहिए कि मीडिया अपनी निष्पक्षता कहां खो रहा है? निष्पक्षता का मतलब, निष्पक्षता का सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट, सबसे बड़ा निष्पक्षता का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक ये है कि आप सरकार की पर्याप्त आलोचना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी। सरकार की प्रशंसा करना आपकी निष्पक्षता का द्योतक नहीं है। जी जी। सरकार के लिए गाल बजाना आपकी निष्पक्षता का द्योतक नहीं है। सरकार की अगर कोई योजना कामयाब है तो आप जरूर उसकी तारीफ कीजिए। सरकार ने कोई अच्छे कदम उठाए हैं, अच्छी योजना रखी है, कोई अच्छा आवंटन किया है, अच्छा प्रशासन दिया है, तो आप मीडिया, अगर एक जमाने में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहता था तो ठीक कहता था, क्योंकि बिहार के दूसरे नेताओं मुख्यमंत्रियों के मुकाबले अगर देखा जाए तो सुशासन बाबू थे। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई सरकार की जो आलोचना है, मैं नकारात्मक आलोचना की बात नहीं कर रहा हूं, सकारात्मक आलोचना करने से अगर मीडिया बार बार इनकार करता है और वो अपनी प्लेट को इस तरह सजाता है कि वो हर चीज में सरकार का समर्थन ही निकले, सरकार परस्ती ही उसका एकमात्र केंद्रीय उद्देश्य हो जाए, और रेगुलेटरी अथॉरिटी इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दे रही है, वो ऐसे मानक बनाने में नाकाम है और ऐसे मानक लोगों के सामने नहीं पेश कर सकती है, तो वो किसी काम की नहीं। क्योंकि अब तो ज्यादातर मीडिया लगता है कि एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, जो उसका पीआर डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन जैसे वो कर रहे हैं। मैं एक उत्तर प्रदेश से जरा बाहर निकल के एक जल्दी से चर्चा इसलिए कर लूं, मेरा मन बहुत था आपसे ये पूछने का जी। ये जैसा अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में मोदी जी ने एक फिक्टिशियस रिपोर्ट छपी कि उनका क्या क्या हुआ, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स खुद आया और उसने उसका कंट्रडिक्शन जारी किया कि ये हमारे यहां से कुछ नहीं था, और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, और जिसको कहते हैं ना हम लोगों की थू थू हुई है भाई। ये इनके ट्रोल या इनके आईटी सेल को कोई कहने वाला नहीं है कि भैया कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारा खराब करेंगी, क्यों कर रहे हैं सर? मुझे इसमें भी कुछ एक लगता है कि इनके मीडिया सेल को भी, बीजेपी के मीडिया सेल को भी थोड़ा समझना चाहिए कि कहां तक, जैसे बहुत ज्यादा चीनी डाल देना तो वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं उस मिठाई में। देखिए, जब तक जिस चीज को हम लोग मोदी डिविडेंड कहते हैं, अब जब तक वो मोदी डिविडेंड रहेगा तब तक भाजपा इन तमाम गड़बड़ियों के बावजूद भी बच के, पतली गली से बचकर निकलती रहेगी। मोदी जी खुद भी कितने बड़े गूफ अप करते हैं, गलत सलत तथ्यों को अपने भाषण में देते हैं सब भी, लेकिन फिर भी उनका मोदी डिविडेंड बना रहता है। वो जब खुद चुनाव लड़ते हैं, जब उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव होता है, तो हर उस राज्य में जहां विधानसभा के चुनाव में भाजपा की पिटाई हो चुकी होगी, वहां पर भाजपा जीत जाती है चुनाव। यानी छत्तीसगढ़ में कितनी बुरी पिटाई हुई थी भाजपा की, सफाया हो गया था, लेकिन दिल्ली में भाजपा का सफाया हो गया था, लेकिन मोदी जब लोकसभा के चुनाव में बहुत जम के उनके पक्ष में वोट हुआ। जब तक ये डिविडेंड कायम रहेगा, और ये इसकी सबसे बड़ी परीक्षा पश्चिम बंगाल में होने वाली है। पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी के 5% वोट बढ़ गए, अगर वहां पर मोदी जी फिर से 18 सीटें, 20 सीटें या 21 सीटें जीत जाते हैं लोकसभा चुनाव में, तो फिर आप भूल जाइए वो कितनी भी गलतियां करते रहें, वो उनको लगातार जनता जो है वो ब्राउनी पॉइंट देती रहेगी। तो वो लोकसभा चुनाव में इसकी परीक्षा होगी, और उस वक्त तक हम लोग इनके खिलाफ कितनी भी आलोचना करते रहें, ये हमारी बातों पर कान नहीं देंगे और हमारा तिरस्कार करते रहेंगे, हमारी खिल्ली उड़ाते रहेंगे। आप कल्पना कीजिए पश्चिम बंगाल में भाजपा ने चुनाव जीत लिया होता तो क्या होता। जी जी। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात को भाजपा कह देती, ये लोग गंभीर लोग नहीं है, इनकी बात के ऊपर कान मत दीजिए। गंभीर नहीं, कुछ राजद्रोही हो टाइप हो जाते। खैर वैसे चलते चलते अंतिम प्रश्न, हम भाई मैं ये हरदम कहता रहा हूं कि गांधी किसी की बपौती नहीं है, गांधी तो सबके हैं। तो क्या अब भाजपा गांधी की राह पे चल पड़ी है? जैसा कल जिस तरह से ओन किया है भाजपा ने गांधी को, बिल्कुल गले लगा लिया, मतलब हम जैसे गांधीवादियों को शर्म आ गई कि हम लोग तो भाई बापू को सुबह याद कर लिए। गांधी के साथ अम्बेडकर को भी जोड़ दीजिए आनंद जी, गांधी के साथ अम्बेडकर को भी जोड़ दीजिए और आप पाएंगे कि इनकी केवल तस्वीरें भाजपा ने लगाई हैं। ना अम्बेडकर के विचारों से भाजपा कोई नाता है, ना गांधी जी के विचारों से भाजपा कोई नाता है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने गॉडसे जिंदाबाद का नारा लगाया है जी सोशल मीडिया पर। नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, एक समय नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, और वरुण गांधी को छोड़कर भाजपा के अंदर से किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। केवल वरुण गांधी ने साहसपूर्वक इसकी आलोचना की है, वरना किसी ने विरोध नहीं किया। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के पैर दरअसल एक पैर किस नाव में रखा रहता है और एक पैर किस नाव में रखा रहता है। मैं तो कहूंगा कई नावें हैं जिनके अंदर, जिनमें एक साथ भाजपा सफर करती है,
और ये चतुराई बहुत दिनों तक चल सकती है, चल भी रही है, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकती चतुराई। कभी ना कभी और बहुत जल्दी ही इसका मुझे लगता है इसका पर्दाफाश होने वाला है। जी, मैं एक व्यक्ति को, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैं इसको टिप्पणी करता नहीं, लेकिन बात गांधी की है तो इसलिए जरा मैं अपनी व्यक्तिगत जान पहचान को किनारे रख के हृदय नारायण दीक्षित जी को मैं पढ़ा लिखा आदमी समझता था। मैं था यूज कर रहा हूं, मैं मानता था कि वो पढ़े लिखे हैं, प्रेस के आदमी हैं, बेबाकी से बात करते हैं। उनको गांधी जी पे उनको मालूम नहीं क्या हो गया था, गांधी जी को गाली देने लगे, और उससे ज्यादा गलत काम उन्होंने किया कि एक अभिनेत्री है भाई राखी सावंत, वो कैसी अभिनेता है वो हम और आप जज करने वाले नहीं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। उनको एज अ लेडी वो उनके उनके ऊपर जो जिस तरह से बोलते हैं, तो एक तो उनको माफी, गांधी, चलिए गांधी तो सबके हैं, गांधी क्या किसको, गांधी के तो सभी को माफ करते हैं गांधी, इनको राखी सावंत से माफी मांगनी। किसी महिला संगठन ने नहीं कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो उस महिला के बारे में, भाई राखी सावंत अच्छा करते। मनोहर कहानियां पढ़ने वाले मेरे घर में दुष्चरित्र माने जाते थे, मेरे घर में अगर कोई मनोहर कहानियां पढ़ जाते थे कोई, वो माना है बड़ा दुष्चरित्र है। तो लेकिन मनोहर कहानियां बिकती थी, उसका उसके एक पाठक थे। तो उसी तरह से अगर कोई पिक्चर में काम कर रहा है वो उसका किरदार है। इनको राखी मतलब उस महिला के ऊपर जो इन्होंने टिप्पणी की है वो बहुत ही अशोभनीय थी। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मेरा मानना यह है कि दीक्षित जी तो पहली बार इस तरह की बातें करते हुए मुझे भी ताज्जुब हुआ था। मेरे मन में भी उनकी अलग तरह की छवि रही है। देखा गया है भारतीय जनता पार्टी के सारे देश में बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जो वाणी पर संयम पूरी तरीके से खो चुके हैं। ये केवल पहले हम लोग समझते थे केवल गिरिराज सिंह ये काम करते हैं लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी में तो गिरिराज सिंहों की पूरी कतार लगी हुई है। और भाजपा, मुझे लगता है कि भाजपा के जो संगठन चलाने वाले लोग हैं वो मानते हैं कि इन चीजों से नुकसान होता है, बेकार के विवाद पैदा होते हैं, इससे वोट तो बढ़ते नहीं है, ना कोई हिंदू एकता इससे और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए, लेकिन उनके पास वो क्षमता नहीं है कि भाजपा के अंदर इस प्रकार का कोई अनुशासन कायम कर सकें कि लोग अपनी वाणी में संयम करें। इस बात की बात मोदी जी ने भी एक आध बार कही है कि भाई लोग सोच समझ के बोलें, लेकिन वो लोग हो नहीं पा रहा है। भाजपा की जो वैचारिक संस्कृति है और जो राजनीतिक संस्कृति है उसमें इस तरह की बहकी बहकी बातें करना बहुत ही स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि जल्दी आपसे फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।